This is the second lecture for online और offline classes of life process chapters. ठीक है, कल मैंने जो इस आप लोगों को बताया था, आज शायद आप न्यू हैं. ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कल बहुत ही माइनर सा लेक्चर्स हुआ था. ठीक है, आज जो हम देंगे आपको वो सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर्स में मैंने जहां पर छोड़ा था वहां से स्टार्ट करूंगा. डालिए हेडिंग बेटा न्यूट्रिशंस. ठीक है, न्यूट्रिशंस जो है, बल्कि हेडिंग को ऐसे बनाइएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. राइट डाउन द मिडिल हेडिंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. एक्चुअली मैंने कल कहा था कि जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंटेंट को समराइज फॉर्म में या एक डायग्रामेटिक फॉर्म में उसे व्यू किया जाता है. समझ में आया? तो बेटा न्यूट्रिशंस अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है बेसिक तौर पर, बल्कि यहां पर हम आपको तीन तरीके से बताएंगे. समझ में आया? पहला जो न्यूट्रिशंस होता है, अगर क्लासिफिकेशंस के हिसाब से देखा जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहला है दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. एम आई राइट? ठीक है बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और तीसरा जो है वो मेरी तरफ से क्या हो जाएगा? नॉन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस. ठीक है बेटा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस. ओके, द थर्ड इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस. ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो बच्चे इसको देख रहे हैं हमको ऑनलाइन और जो यहां पर मौजूद हैं ऑफलाइन, उनका ये है कि यही जो आप ये चैप्टर जो आप पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस, यही चैप्टर आपको क्लास 11th में एक यूनिट के फॉर्म में मिलेगा. लास्ट यूनिट होगी क्लास 11th के अंदर, बायो के अंदर यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर. जितनी भी आप इसमें आप पार्ट्स पढ़ोगे, जैसे न्यूट्रिशंस का, डाइजेशंस का, एक्सक्रीशंस का, समझ में आया सारी चीजों का, वो सारी चीजें आपको क्लास 11th में एक यूनिट फॉर्म. तो ये आपके लिए एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करेगा, इसलिए इसे बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. समझ में आ रहा? नहीं आया? ठीक. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह का न्यूट्रिशन को कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड. क्या होता है? सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है. हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड अपॉन फूड सोर्सेस. एम आई राइट? ओके, डिपेंड अपॉन फूड सोर्सेस, जो अलग अलग फूड सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं. सिम्बायोटिक जो है वो शायद आपके लिए नया हो. नो, सिम्बायोटिक जी 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 जी. ठीक है, एक्चुअली यहां पर क्या होता है कि देयर आर कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप टू ईच अदर. यानी जैसे आप हमसे पढ़ने आए हो, आप विंग्स एकेडमी को पेमेंट करोगे. ठीक है, मैं आपको वो लेक्चर डिलीवर करूंगा. फायदा दोनों का हुआ या किसी एक का हुआ? तो यहां पर क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं. तो यहां पर दीज आर कॉल्ड बेनिफिटेड टू ईच अदर. क्या लिखते हैं बेटा? बेनिफिटेड टू बेनिफिटेड टू ईच अदर. समझ में? ईच अदर. समझ में? दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, समझ में? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में एक घपला हो जाता है, वहीं से जो है बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ने लगता है. इसमें बच्चा ये समझता है कि
सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ऑटोट्रॉफिक नाम का एक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक के अंदर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड यही है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी दो कैटेगरी हो जाती है। एक वो जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या कहा जाता है उसे? दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। इसे फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, हमें राइट? ठीक है। और एक वो जो किसी केमिकल फॉर्म में रहकर खुद अपने खाने को प्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक। समझ में है? ओके। द सेकेंड इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, समझ में है? फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का अगर मैं एग्जाम्पल यहां पे आपको बताऊं, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक का बेस्ट एग्जाम्पल सबसे पहले प्लांट्स के केस में जो माना जाता है वो दैट इज नथिंग बट एक प्लांट्स जो भी है वो फोटो ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, जो प्लांट्स होगा। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो माना जाता है वो युगलीना को माना जाता है। यस, अभी मैं वहां पर कुछ और भी बताऊंगा और वो एक नोट के फॉर्म में लिखूंगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन भी आ जाए। एक तो प्लांट हो गया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके अपना खाना खुद बना लेगा। समझ में आया? इतना तो पढ़ा होगा ना क्लास 8 के अंदर, ठीक है, या 7th के अंदर। और दूसरा जो है एनिमल के केस में युगलीना है, और युगलीना जो है एक प्रोटोजोआ है और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ये भी मैं बता दूं आपको, ये फाइलम प्रोटोजोआ से और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा ये कैसे कैसे किस हिसाब से लेता है। यहां पर कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर आपने जो है सुना होगा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका नॉस्टॉक, ये एक एल्गी है, ठीक है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और दूसरा नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया है जो अपने आप में खाना बनाता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ। इसके अलावा अगर मैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को देखूं, तो ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कई तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बेसिस पे डिवाइड होने लगेगा। वो देखिए क्या है, मैं आपको दिखाता हूं उसे। एक वो हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो फंगस परफॉर्म करता है, फंगाई, ठीक है, और उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। तो वन इज कॉल्ड, अनदर इज हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस, ठीक है, नेक्स्ट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और एक वो, ठीक है, जिसमें पूरा एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो आप गपंजा है उसे होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो बॉडी वो फूड बॉडी खाता है ऑर्गेनिजम्स को, उसके अंदर, ठीक है, वो दैट इज कॉल्ड होलो यानी होल ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर जो एनर्जी सिंथेसाइज है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो खा जाता है उससे एनर्जी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इसे होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, एंड थर्ड एक वो ऐसा डिपेंडेंसी ऑफ फूड आइटम्स या ऐसा डिपेंडेंसी ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड आइटम या फूड सोर्सेज या न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहलाता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, हार्म कर देता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक
Okay, that is called parasitic nutrition. Okay, the third is called parasitic nutrition. Okay, clear? And symbiotic में बेटे ये 3 एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में। वो देखिए, सबसे पहला, जितने भी पल्सेस प्लांट है, पल्सेस प्लांट का मतलब समझते हो आप? जो दाल वाले पौधे हैं उनकी रूट के अंदर एक बैक्टीरिया रिजाइड्स करता है, राइजोबियम। वो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। वो बैक्टीरिया का काम क्या है वो देखिए आप। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स कर देता है, किसके लिए? प्लांट के लिए। और प्लांट उसके रहने के लिए क्या दे देता है? जगह। दोनों फायदा हो गए, दोनों को फायदा हुए कि नहीं हुए? बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हुआ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा देखिए, आपने एक और सुना होगा, एक ऐसा एसोसिएशन जिसे आप लाइकेन के नाम से जानते हो। लाइकेन सुना है आपने? लाइकेन, लाइकेन क्या है वो देखिए। एल्गी और फंगाई दोनों ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं कि एक उसको रहने के लिए शेल्टर दे देता है और वो उसके लिए क्या करता है? खाना बना देता है। समझ में? तो दैट इज कॉल्ड लाइकेन। ठीक है, लाइकेन को ऐसे देखिए, इट इज नथिंग बट द एल्गल देखिए, एल्गल प्लस फंगल रिलेशनशिप क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। एल्गल प्लस फंगल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। क्लियर? ठीक है, समझ में? और एक और देखिए, नेक्स्ट इज कॉल्ड माइकोराइजा। मैंने कहा था ना कि कई सारी चीजें बिल्कुल नई आएंगी जिसे घबराना नहीं है। माइकोराइजा क्या है वो देखिए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि पाइनस प्लांट्स, उस पाइनस प्लांट्स की रूट के अंदर फंगाई रिजाइड करता है और वही फंगाई उस पाइनस प्लांट्स को खाना बनाकर दे देता है। और पाइनस प्लांट्स की जो रूट है उसे रहने के लिए क्या दे देता है? जगह। ओके, तो दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। माइकोराइजा इज नथिंग बट द ओके रूट ऑफ एसोसिएशन ऑफ रूट, पाइनस रूट। ठीक है, पाइनस रूट प्लस फंगाई को जो है रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं आप तो अभी मैंने बोला, इट इज नथिंग बट सिंपली फंगाई। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई भी फंगाई होगा। ठीक है, और पैरासिटिक का एग्जाम्पल अगर आप अपने आप से बताएं तो अच्छा होगा। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो लगाकर बोला गया है। मॉस्किटो तो बेटा मेल फीमेल दोनों होता है। फीमेल मॉस्किटो आपको काट लेती है ना, खून चूसती है। समझ में आया? मेल मॉस्किटो नहीं काटता, मेल मॉस्किटो नेक्टर सक करता है। समझ में आ रहा है? एक तो मान लीजिए मॉस्किटो लिख देंगे और दूसरा हाउस फ्लाई नहीं, कसकुटा, अमरबेल। अमरबेल ये पूछा जाएगा बेटा। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई से कोई कंपटीशन का कोई वजूद नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो भी पूछा जाएगा, भाई कंपटीशन दोगे ना, हाउ विल यू कंपेयर कि आपके इस दायरे के बाहर, विंस एकेडमी के बाहर जो बच्चा रोड पर अगर शमशाद मार्केट में भी टहल रहा है, तुमको ये लग रहा है टहल रहा है? नहीं होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दुगनी और तिगनी आईक्यू लेकर घूम रहा होगा अगर वो तैयारी करने आया होगा। समझ में आया? तो यहां पर वही चीजें तय की जाती है। कोचिंग का मतलब ही यही होता है, ये याद रखिएगा, कि जहां से न्यू थिंग्स यील्ड हो और वही न्यू थिंग्स जो है पेपर के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, वही सबसे सक्सेसफुल रेट ऑफ कोचिंग होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं कैस्कुटा, जैसे इस बच्चे ने बताया, उसे अमरबेल के नाम से जाना जाता है, कैस्कुटा। ठीक है, तो लिखिए यहां पर एग्जाम्पल कैस्कुटा, CUSCUTA, कैस्कुटा।
जिसे अमर बेल कहा जाता है। क्या कहा था बेटा? अमर बेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अमर बेल। ये प्लांट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, समझना, दिस इज प्लांट, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, हम बताते हैं एस्केरिस, जो आपकी आंतों के अंदर रहता है, दिस इज द इंडो पैरासाइट, ठीक है। ये क्या है? इंडो पैरासाइट कहता है, ये लिख लीजिए आप। अगर आपको लगता है कि सिंपल जो टेक्स्ट है ये कैस्कोटा है एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर या नहीं है? याद नहीं आया? अगर क्वेश्चन आ गया होता तो ऐसे लगता है बेहतरीन क्रॉस, एक नंबर गुप्त है। 8th क्लास में भी है ये, यस, ये राइट। एक बात बता दूं मैं, जो बच्चे हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी एक चीज बता दूं मैं आपको, कि मैंने कहा ना शुरू के लेक्चर में कहा, ये लेक्चर सेकंड है मेरा, मैं बता रहा हूं आपको कि जो सीबीएसई पैटर्न है, एनसीईआरटी चलती है, और मैं मानता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये साइन पूरे इंडिया के लिए साइन जो है वो चैप्टराइजेशन है, सिलेबस है आप लोगों का, डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। लेकिन इंडिया इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि आप में डिफरेंट बोर्ड्स भी हैं, और उस बोर्ड्स के अंदर जो किताबें चलती हैं उनको लिखने के लिए डिफरेंट ऑथर भी हैं, उनका डिफरेंट आईक्यू भी है, और वो अलग अलग चीजें आईसीएसई बोर्ड्स के अंदर इसे क्लास 8 और क्लास 9 के अंदर पढ़ा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ये जो चीजें हैं? समझ में? उसके अलावा अगर आईएससी बोर्ड्स को देखा जाए तो इतनी हाई फाई चीजें 10th क्लास के अंदर मिलेंगी जो अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में 11th क्लास में भी मौजूद नहीं है। समझ में आया? तो उन सारी चीजों को हम आपको सामने क्या देते हैं? जूस देते हैं, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का, वो जूस देता है। और याद रखिए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी किताबों को इकट्ठा करना, सेल्फ स्टडी करना इतना आसान नहीं है। समझ में आया? हो गया? इरेज कर दो बेटा। अच्छे से अपने नोट्स को बनाइए, और जैसे जैसे जो भी होता जाए उसके ऑब्जेक्टिव करते जाइए। समझ में आया? जो भी किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, उन सभी के जो जो जैसे जैसे टॉपिक होते जाए उनका करते जाइए, जो भी मिलता जाए, ठीक है। इंशाल्लाह देखिएगा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा आपको। क्या नाम है बेटा आपका? कौन से स्कूल से हैं आप? पढ़ाया गया ये सब बताया गया आपको? हाँ, खुला ही नहीं। हो गया डन? इरेज करें? सबसे पहले स्लाइड हेडिंग डालिए, हम यहां से शुरुआत करेंगे। ऑटोट्रॉफिक डालिए। Autotrophic nutritions. Okay,
एक्चुअली अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट बेचारा धूप के अंदर अपना खाना बनाता रहता है और आपको ऑक्सीजन जीने के लिए देता रहता है। ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर सर्वाइविंग ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, समझ में आ रहा है? वो कैसे करता है उसका लॉजिक देखिए। एक्चुअली फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मैं कोशिश करता हूं उस चीज को आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको दूं। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है हर बच्चों के साथ कि मैं उसे एक सिंपल करके दूं। ये किसी प्लांट्स की लीफ है, ठीक है, प्लांट्स है उसकी लीफ है, और ये हेडिंग आपने लिख लिया बेटा। दूसरा ये सूर्यदेव है जो हमेशा जब से दुनिया बनी है तब से अब तक एनर्जी देते हुए तथास्तु करते हुए चले आए। दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूनिवर्स। एम आई राइट? ठीक है, ये सूर्यदेव हैं हमारे, पूजनीय हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सन, मुस्कुराता हुआ, ठीक है। सेकेंडली, क्या अभी तक आप जान पाए कि सूरज से या सन से आने वाली जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ रही है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स किसी ने आपको बताया या आपने पूछने की कभी किसी से कोशिश की? नहीं की। सूरज से आने वाली जो एनर्जी है, सन से आने वाली जो एनर्जी है, वो फोटॉन के फॉर्म में आती है। फोटॉन क्या है? चिप्स। एक अगर फोटॉन को कंपेयर करें तो एक जो लेस का चिप्स खरीदते हो ना, उसके अंदर जो चिप्स के पीसेस होते हैं वो क्या है? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। आप खाते हो, एनर्जी मिलती है आपको, एक पैकेट के फॉर्म में एनर्जी आती है। फोटॉन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ए पैकेट, पाउच, एनर्जी पाउच, ठीक है। और वो एनर्जी इस तरह से ट्रेवल करती हुई आती है और इसमें कंटिन्यू इस तरह से रिजाइड्स करती रहती है। एम आई राइट? ठीक है, लाइक दिस। ओके, सपोज करिए कि ये लीफ किसी एटमॉस्फेयर से सराउंड्स है, जिसके अंदर बाहर इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। मौजूद है, आप छोड़ते हो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा इसमें ह्यूमिडिटी, जिसे वाटर वेपर कहते हैं, वो भी मौजूद है। और ये जो प्लांट की ये जो लीफ है, दिस इज लीफ ऑफ प्लांट्स। ये लीफ जो है वो किस कलर की है? ग्रीन कलर की। और आपको क्लास 9th के अंदर पढ़ाया जाता है कि ग्रीन कलर जो है इज ए काइंड ऑफ ए टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है। और वो कौन सा प्लास्टिड्स है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। वेरी गुड, ओके। तो ये देखिए, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में ज्यादा है या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ के अंदर ज्यादा है? एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर यानी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जाता है या वाटर की कंटेंट यहां पर ज्यादा है? एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। यहां पर ये दोनों क्या है? कम है, ठीक है। क्या है? इट इज लेस इन फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या है बेटा? लेस। याद करिए, डिफ्यूजन की डिफिनेशन क्या लिखते हैं आप? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ओके। यही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये दोनों चीज अंदर मूव की, और उसने प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट था, जो प्लास्टिड था, उसमें ग्रेना था। याद करिए, पढ़ाना स्ट्रक्चर, उसी ग्रेना के अंदर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। और ये कैसे होगी वो देखिए। सूरज से आने वाली ये एनर्जी जो एक
फिजिकल फॉर्म में आ रही थी, उसको ये लीफ अपने अंदर एक रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, दैट इज ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए आप पुराना छोड़ दीजिए, सनलाइट फोटॉन को ऐसे लिखा जाता है E इज इक्वल टू एच न्यू। याद रखिए, या जब किसी वेव की इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है, अब आप देखते हैं जब इंद्रधनुष निकलता है तो विग्योर लिखते हो ना आप, वो अलग अलग कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है डियर, इसलिए न्यू क्या है, इज काइंड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। आप अगर नहीं याद कर पा रहे तो वहां पर सनलाइट भी लिख दीजिए, ये अब ओल्ड जो हो चुका है, हम लोगों ने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया है। न्यू, दिस इज द न्यू, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच न्यू लिख लीजिए कहीं, एच न्यू, समझ में आ रहा है? ठीक, नई नई चीजें सीखने की कोशिश किया करिए, ठीक है, तभी आप जमाने के साथ चल सकेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पर अभी आपने बोला, मैंने भी बोला था, आपने भी बोला, दैट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ओके, एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देन रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीजन एज वेल। इसको आप बैलेंस करिएगा, वैसे मैं बैलेंस करके देखता हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद यहां पर 12 आएगा या 6 आएगा, बैलेंस कर लीजिएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब आप गौर से देखिए, ये जो एनर्जी आ रही थी सन में, सबसे एनर्जी तो आ रही थी, वो कौन सी एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और ग्लूकोज क्या है, केमिकल, ओके, तो राइट डाउन, होल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। तो यहां पर जो पहला पॉइंट बनेगा माय डियर, वो देखिए क्या है, कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर लिख लीजिएगा, दिस इज नथिंग बट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पर जो पहला, और ये पूरी रिएक्शन क्या है माय डियर, ये होल रिएक्शन जो मैं इसे घेरे में कर दिया हूं, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के नाम से जाना है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, एम आई राइट, ठीक है। और यहां पर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके, लाइट एनर्जी दैट कन्वर्ट इनटू, और वो केमिकल क्या है, दोबारा बोलिएगा, ग्लूकोज, ओके, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यहां पर कितने कार्बन है, 6 को मत देखिए, ऐसे बताइए जहां पर मैंने उंगली रखा, 1, यहां पर कितने कार्बन है, अब बताइए, ये 1 से जो 6 में कन्वर्ट हो रहा है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल, ओके, दैट कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये कॉम्प्लेक्स है या ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर सिंपल सब्सटेंसेस दैट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। यहां पर दूसरा पॉइंट बनता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके, सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लियर, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, याद करिए केमिस्ट्री के वो इक्वेशंस जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है, हाँ, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाती है, और जिसके अंदर निकल जाती है वो, अच्छा, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, चलिए ठीक है। यहां पर एक चीज और बताइए, यहां पर इस मॉलिक्यूल में किसी में एनर्जी थी, नहीं थी, यहां पर एनर्जी है, और वो प्लांट क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है,
और फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से यह कहा जाता है कि अगर किसी चीज के अंदर एनर्जी स्टोर करती है उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हो? इंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हो? ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन हुई माय डियर? इंडोथर्मिक रिएक्शंस। लिख लीजिए इसे। देखिए, अगर कहीं लाइट एनर्जी ना लिखकर रेडिएंट एनर्जी लिख के आए तो सेम चीज है बेटा। सूरज से रेडिएशन ही तो आ रहा होता है। हाँ, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा होता है। समझ में आया? तो रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो भी सही है। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। तो हर चीज को लिखा नहीं जाता, बल्कि जो मोटी मोटी चीजें होती हैं उन्हीं को लिखा जाता है। देखिए, आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? हाँ, तो नेक्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 जो ऑफलाइन है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर क्या आप डीपीपी के लिए रेडी हैं? डीपीपी समझते हैं आप? हाँ, क्या? डेली प्रैक्टिस पेपर या डेली प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं एक डीपीपी डिजाइन करूंगा जहां तक मैं, देखिए मैं ऐसा नहीं करता कि मैं एक चैप्टर खत्म करूं फिर वाहियात कोचिंगों की तरह टेस्ट लूं। मुझे जब लगता है कि बच्चे का डामाडोल मामला है या कुछ हो सकता है, पकड़ा दिया 10-10 क्वेश्चन, चलो बैठकर 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर कर। भाई अगर आता है तो बायो के अंदर क्या सटासट मुश्किल से 1 मिनट लगेगा 10 क्वेश्चन को टिक करने में, क्यों? तो मैं कभी भी दे सकता हूं, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर करिएगा और बाकायदा आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा फ्रेश बैच करके नाम से। ठीक है? समझ में आया? और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको वो डीपीपी बाकायदा भेज दिया जाएगा। ठीक है? उसे करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ये इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। ठीक है? बस याद रखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट कि जब भी डीपीपी आए आपकी, हमारी खास तौर से मैं जो देता हूं शुरू से, जो मेरी टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें घर बैठकर आप किताब खोलकर नकल मत करिएगा। हो गया? डन? ठीक है प्रेजेंट्स। एक बात यहां पर यह है कि अगर ये एक सवाल और पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कौन सा है, तो क्या बताओगे? ग्लूकोज। बेटा प्लांट्स मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब तक रात नहीं हो जाती है, नाइट, तब तक बेटा लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकता है वो बना रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल एक्सेस हो गया, ए वाला नहीं, ACCES वाला नहीं, EX वाला, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो गया तो वो कन्वर्ट होने लगता है। और वो कैसे कन्वर्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका एक खाका देखिए। ग्लूकोज इज नथिंग बट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। एम आई राइट? उसको
हम आपको एक, अभी आप इस लेवल पे नहीं, लेकिन एक बहुत सिंपल तरीके से बता देते हैं, वो देखिए कैसे क्या होता है। एक्चुअली मान लीजिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, डेट इज S1 से लिख दिया मैंने, शुगर। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कुछ भी कहो, क्यों? ठीक। अब एक मॉलिक्यूल और बना, वो जुड़ गया, S2 से लिख दिया। ठीक है बेटा। इसी तरह ज्यादा मान लीजिए बिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल बनते गए तो हम इसे, भैया घर तक चलो, वहां तक चला जाऊंगा दिल्ली तक लिखते लिखते। ठीक है, तो इसे मैंने डॉट 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 करके क्या कर दिया? इनफाइनाइट। अब देयर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और यही लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये अगर देखा जाए तो सिंपल वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। हमें राइट? इसे मोनोसैकेराइड्स कहोगे। क्या कहोगे? और ज्यादा लंबी चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल में उसे क्या कहोगे? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, दिस इज मोनोसैकेराइड्स। और जब ये लॉन्ग चेन बन जाएगा तो उसे हम क्या कहोगे बेटे? दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। और इसी पॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है जो कन्वर्ट होने लगता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्च। ओके, तो अगर पूछा जाए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मैन्युफैक्चर्ड मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज एंड स्टोर्ड मॉलिक्यूल इज स्टार्च, राइट? ओके, तो इन फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, या मोनोसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीसैकेराइड्स। ओके, समझ में? दिस इज, अगर यहां पर कंफ्यूज हो तो वहां पर जहां पर अभी आपने लिखा है उसके नीचे बेटा मोनोसैकेराइड्स लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? मोनोसैकेराइड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि दिस मोनोसैकेराइड्स, ओके, मोनोसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पॉलीसैकेराइड, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? स्टार्च। क्लियर? मोनोसैकेराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च। एक एक्टिविटी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, शायद आप लोगों ने प्रैक्टिकल के फॉर्म में किया भी हो। ठीक है, यहां पर देखिए वो एक्टिविटीज क्या है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ग्रीन लीफ लिया जिसने पूरी दिन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को किया, आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद माय डियर उसे एक बीकर में रखा इस तरह से। ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड एज बीकर। एक बीकर के अंदर इस तरह से रख दिया इस लीफ को ऐसे, जिसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को क्या किया है बेटा? परफॉर्म किया है, लाइक दिस। और नीचे एक स्पिट लैंप रखा इस तरह से, दिस इज स्पिट लैंप। स्पिट लैंप देखा आप लोगों ने? ठीक है, उसमें जला दिया आग, ये पानी खौल गया। ठीक है, समझना? इसके अंदर ये रेड कलर का क्या भरा हुआ है बेटा? वाटर। दिस इज नथिंग बट द H2O, ये वाटर है। दिस इज कॉल्ड प्लांट लीफ यानी लीफ। दिस इज नथिंग बट द स्पिट लैंप। ठीक है, क्या है बेटा? ये स्पिट लैंप जिसके अंदर हमने पानी खौला लिया। पानी खौलाने के बाद मैंने इस लीफ को फोर्स से पकड़कर निकाला। निकालने के बाद एक इस तरह से ग्लास स्लाइड्स लिया। ठीक है, इस ग्लास स्लाइड्स के ऊपर, बड़ी होती है वो बल्कि, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इस लीफ को रखा। रखने के बाद मैंने क्या किया? ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे ऊपर इस तरह से आयोडीन सोल्यूशन डाला। ठीक है, समझ में आ रहा? क्या डाला बेटा? I2 सोल्यूशन। ठीक है, क्या डाला बेटा? I2 सोल्यूशन। अब आप देखेंगे कि इस लीफ का जो कलर था वो कैसा होगा? ब्लू कलर। कैसा? ब्लू कलर। द लीफ गिव्स 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 ब्लू कलर। लीफ ने ब्लू कलर देना शुरू किया और ये ब्लू कलर आ रहा है ड्यू टू स्टार्च। ये बना दीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट
द फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस आपने देखा, दिस इज द फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, am I राइट? क्लियर हो गया? और ये बताइए प्लांट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं है? इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, मैं बताता हूं आपको। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी प्लांट जो है ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं उन्हें एक नाम से जाना जाता है, प्रोड्यूसर्स। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ये कि प्लांट जो है दैट आर नथिंग इज कंसीडर इन द प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स फॉर्म में कंसीडर्ड होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूस करने वाला, और यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है प्रोड्यूस करने वाले का कि दैट प्रोड्यूस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हमें राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरी जो मैंने बताने का वादा किया था आपसे, वो बताने का वादा देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूं कि वो चीजें क्या है। मैंने यूग्लिना का नाम लिखा था, ये वादा किया था ना मैंने आपसे, मैंने कहा था यूग्लिना भी फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करता है, am I right? और वो एक एनिमल है, दिस इज द एक्सेप्शन। जैसे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग का एक्सेप्शन है, वैसे प्लांट और एनिमल के बीच का यूग्लिना जो है, जो प्रोटोजोआ है, एक एक्सेप्शन है। ड्यूरिंग क्लाउडी इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाउडी इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या है? जब बादल हो और एक्वेटिक इन्वायरमेंट जिसमें यूग्लिना रिजाइड्स करता है, रहता है, उसके अंदर फूड सोर्सेस की कमी हो, ठीक है, तो यूग्लिना अपना खाना जो है बनाने के लिए जद्दोजहद करता है। उतने में ही सूर्यदेव बादल छटते हैं और सूर्यदेव आशीर्वाद देते हैं उसे, और सनलाइट आना शुरू होता, ठीक है। तो पानी के अंदर भोजन उसके लिए यानी फूड उसके लिए अभी भी कम है, लेकिन उसके सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और इस यूग्लिना के अंदर मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट है उसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब करना शुरू किया तो उसने अपना खाना बनाना ग्लूकोज के फॉर्म में शुरू कर दिया। अब ये बताइए यूग्लिना के अंदर, देखने वाले के अंदर या यूग्लिना को स्टडी करने वाले के अंदर एक माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट जगह कि ये एनिमल है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे, हाउ? तो दैट्स अ रीजन कि यूग्लिना को इसीलिए कहा जाता है दिस इज नथिंग बट कनेक्टिंग लिंक, ओके। यूग्लिना इज नथिंग बट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, समझ में आया? इसीलिए यूग्लिना को क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। Okay, so this is all about the autotrophic nutritions, plants and euglena. Okay, euglena is the exceptions. Okay, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है डालिए, राइट डाउन बड़ी हेडिंग होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उस होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताएंगे और उसके बाद डायरेक्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू कर देंगे, जो आपके लाइफ प्रोसेस का पहला और मेन टॉपिक होगा। समझ में आया? ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने आज मुझसे ये लेक्चर लिया, जो स्टडी करेंगे, जिन्होंने स्टडी किया, और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बेसिस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज हो उनको आप जरूर लगाइए। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसे पूरा करने की यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।